हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? जल्दी से मुझे बता दो, एम आई ऑडिबल, विजिबल? कैसे हो आप सब? पढ़ाई कैसी चल रही है? कौन कौन आ गया? और कोई डाउट है? क्योंकि अपनी क्लासेस नहीं हुई हैं, एक सैटरडे की क्लास नहीं हुई थी अपनी, तो अगर कोई डाउट है तो वो भी बता दो, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। आई थिंक लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था अबाउट ईआर, है ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंप्लीट कर लिया था, गोल्जी कंप्लीट कर लिया था, और आज अपने को स्टार्ट करना है लाइसोसोम, है ना? एम आई ऑडिबल, विजिबल? बस ये बता दो जल्दी से, एम आई ऑडिबल, एम आई विजिबल? हेलो करीना, करीना एम आई ऑडिबल? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज अपन। वील स्टार्ट विथ a new cell organelle that is lysosome. प्रतीक, हेलो, कैसे हो? एनी डाउट प्रतीक? कोई डाउट है प्रतीक? करीना कोई डाउट? करीना कोई डाउट? कोई भी ऐसी चीज जो डिस्कस करनी हो? स्क्रीन पूरी अच्छे से दिख रही है? एक सेकेंड स्टूडेंट्स, आई थिंक थोड़ा कैमरा थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। 1 सेकेंड। नाउ आई थिंक इट इज फाइन। वन सेकेंड, इसको करेक्ट करते हैं, 1 सेकेंड। ओके, कैमरा जस्ट होता है जब तक मुझसे पूछ लो अगर आपके पास कोई भी डाउट है तो स्टूडेंट्स। हाय, हेलो हेलो हेलो, अननोन, हेलो प्रतीक, आई एम गुड मैम, क्लियर, नो डाउट्स, ओके 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 ओके। शिफ्ट कैमरा, हाँ, अ टेक्निकल पर्सन इज डूइंग इट। करीना टिल्ट, आई नो कैमरा टिल्ट हो गया है, सो इट विल बी करेक्टेड, डोंट वरी, स्क्रीन इज विजिबल, आई नो। एक बार चेक करिए प्लीज, हो गया क्या? इज इट फाइन नाउ? करीना, नाउ ऑल फाइन, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्टेड, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके, थैंक यू प्रतीक, थैंक यू करीना, थैंक यू। ओके, सो लाइसोसोम से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट गोल्जी. Now the next single membrane bound cell organelle that we'll talk is lysosome. So lysosome basically small spherical cell organelles हैं, ठीक है? छोटे छोटे spherical cell organelles हैं, बट इनको करेक्टली अगर बोला जाए कि इनकी शेप कैसी होगी, so they are more commonly referred to as that they are polymorphic in nature. They are
पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। पॉलीमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? दैट दे एग्जिस्ट इन डिफरेंट शेप्स या दे एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिक का मतलब है दे एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स। अब ये फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं ये अपन सब्सिक्वेंटली बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। ऊषा सेल के बाद सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक? ओके, सो दे एग्जिस्ट इन मल्टीपल फॉर्म्स। अदरवाइज अगर अपन इनकी शेप देखें तो ये स्मॉल स्फेरिकल इन शेप है। दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडी, दे ओरिजिनेट फ्रॉम गोल्जी बॉडी। They are a part of गर्ल सिस्टम। ये सारी चीजें अपन ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है? इसकी डिस्कवरी की अगर बात करें, सो डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी ड्यूवे इन लिवर सेल्स। लिवर सेल्स में क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था, ठीक है? आशा मैम सो सॉरी, है ना, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, आई एम सो सॉरी, है ना। और सैटरडे की क्लास के लिए आई विल डेफिनेटली मेकअप, है ना, अपन कुछ ना कुछ करेंगे ताकि जो सैटरडे वाला पोर्शन था वो भी अपन कवर कर ले। आई विल प्लान सम एक्स्ट्रा क्लास, डोंट वरी, ठीक है? आई एम रियली सॉरी। इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वॉज गिवन बाय नोविकोव। इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर was given by Novikov, ठीक है? Now where is this lysosome present and where is lysosome absent? So it is more abundantly present in एनिमल सेल, ठीक है? अगर मैं प्लांट सेल से इसको कंपेयर करूं तो प्लांट सेल में लाइसोसोम का नंबर इन कंपैरिजन टू एनिमल सेल कम होगा। अब क्वेश्चन ये है कि एनिमल सेल में ये ज्यादा कहां मिलेगा, ठीक है? वेरी गुड प्रतीक। इन एनिमल सेल इट इज प्रेजेंट इन वेरिएबल नंबर। एनिमल सेल में भी इसका जो नंबर है वो वेरिएबल होगा। ये सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगी, लाइसोसोम सबसे ज्यादा उन सेल्स में प्रेजेंट है जहां पर फैगोसिटिक एक्टिविटी ज्यादा है, जैसे कि डब्ल्यूबीसी के अंदर ही काफी ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। मैक्रोफेजेस में आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ऑस्टियोक्लास्ट में ये आपको ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। ऑस्टियोक्लास्ट कौन से सेल्स होते हैं? Osteoclasts are बोन रिजॉर्बिंग सेल्स। ये बोन के सेल्स को खा जाते हैं, इनका फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, तो उन सेल्स को हम ऑस्टियोक्लास्ट बोलते हैं। जब हम टिश्यू चैप्टर को देखेंगे वहां पर अपन देखेंगे कि 3 टाइप के बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास्ट। तो ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स हैं ये बोन रिजॉर्बिंग सेल्स होते हैं। ये बोन का क्या कर लेते हैं? फैगोसाइटोसिस कर लेते हैं, बोन के सेल्स को खा लेते हैं। तो इन सेल्स में लाइसोसोम जो है उसका अमाउंट आपको हमेशा ज्यादा मिलेगा, ठीक है? यहां तक बात समझ में आई? इट इज एब्सेंट इन, lysosome is absent in, it is definitely absent in prokaryotes, it is absent in mammalian RBC, it is absent in meristematic cells, it is absent in protist like Euglena, it is absent in few fungi like
यीस्ट के केस में ये एब्सेंट है, इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन केस ऑफ न्यूरोस्पोरा। यहां तक बात समझ में आई? यस, मेच्योर आरबीसी, मेमेलियन मेच्योर्ड आरबीसी में एब्सेंट है लाइसोसोम, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट है ही सही। अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट्स। It is absent in protists like Euglena. It is absent in fungi like yeast and neurospora. How many students participate in NSC-JS? It depends, है ना, स्टेट टू स्टेट कोटा वेरी कर जाता है, सीट्स का भी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का भी, है ना। जैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं, यूपी की बात करूँ तो यूपी में बहुत कम स्टूडेंट्स बैठते हैं। सो ये नंबर वेरिएबल रहता है, बट हाँ काफी स्टूडेंट्स बैठ जाते हैं, ठीक है। No, Monera, all Monera, it is absent fluffy, but in Protis it is absent in case of Euglena. यहां तक बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? चमक गया यहां तक सारा प्रतीक? अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। Now let us talk of the structure. It is a single membrane bound structure. एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। So this would be the membrane. इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या भरा हुआ है? इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगी मैट्रिक्स। इस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है मैट्रिक्स एंड दिस मैट्रिक्स कंसिस्ट्स ऑफ एंजाइम्स। और इस मैट्रिक्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? एंजाइम्स प्रेजेंट है। इट इज सेड कि लाइसोसोम के अंदर करीब करीब 50 अलग अलग तरीके के एंजाइम प्रेजेंट है एंड दीज एंजाइम्स टुगेदर are called as, these enzymes together are called as हाइड्रोलिटिक एंजाइम। और इन एंजाइम को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम। क्रिस्टल क्लियर है? कृष्ण ओके, कृष्ण ने बल्ब जला दिए। देयर इज अ कंडीशन इन विच लाइसिस इज एब्सेंट, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक, तो इस मैट्रिक्स के अंदर क्या भरी हुई, यहां पर क्या प्रेजेंट है? यहां पर एंजाइम्स प्रेजेंट है और ये एंजाइम्स जो है इनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना, पूरी बायोलॉजी में आपके काम आएगी, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NSC-JS, वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट का एग्जामिनेशन ऑल्सो। एक चीज हमेशा याद रखना कि एंजाइम्स जो हैं दे आर हाईली स्पेसिफिक, ठीक है। एंजाइम्स पहले ऐसे बोला जाता था कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, बट अब कुछ एक्सेप्शंस हैं, राइबोजाइम वगैरह। तो अगर मैं बात करूं कि जितने भी एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, जितने ये प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं मैक्सिमम, तो एंजाइम्स जितने भी हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू, एंजाइम्स जो हैं दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच। टेम्परेचर और पीएच के लिए एंजाइम्स बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होते हैं। ये हमेशा एक पर्टिकुलर पीएच और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम करेंगे। अब मैं अगर ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करूं तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स्ड रहता है ना, तो टेम्परेचर से इतना फर्क नहीं पड़ेगा एंजाइम को, पर हमारी बॉडी के अंदर पीएच के लिए बहुत सेंसिटिव है एंजाइम्स और पीएच के अकॉर्डिंग ही वो काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत कॉमन, एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। बांग्ला, क्या रिपीट करना है बांग्ला मुझे बता दो, आई विल रिपीट इट, डोंट वरी। अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक के अंदर HCl की प्रेजेंस की वजह से एसिडिक पीएच हो जाता है, तो स्टमक में काम करने वाले एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच पर ही काम करेंगे। बट यही खाना जब स्टमक से हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो पैनक्रियाज से आने वाले एंजाइम्स जो हैं वो अल्कलाइन पीएच पर, बेसिक पीएच पर काम करते हैं। तो सबसे पहले हमें उस एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स जो हैं वो हाईली स्पेसिफिक हैं फॉर देयर पीएच। उनको जब एक राइट पीएच मिलेगा वो सिर्फ तभी काम करेंगे, अगर वो पीएच उन्हें नहीं मिलेगा तो एंजाइम्स कैसे हो जाएंगे? नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, वो काम ही नहीं करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर ये जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स है लाइसोसोम के अंदर, these enzymes are functional. These enzymes are functional at acidic pH और pH की रेंज कितनी होती है यहां पर? अराउंड 4 to 5, ठीक है। सो द pH रेंज इज अराउंड 4 to 5। इस एसिडिक pH पर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं वो एक्टिवली काम करेंगे, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगे, पहली बात। अब यहां पर 2-3 बातें आती हैं,
बांग्ला क्लासेस, व्हाट इज पीएच? व्हाट इज पीएच? कोई सी चीज कितनी एसिडिक है या कितनी बेसिक है, दैट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स पीएच. पीएच स्टैंड्स फॉर पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, और मैं इसको जनरली पावर ऑफ हाइड्रोजन से याद रखती हूं. तो जिसका पीएच कम होगा, ठीक है, वो कैसा होगा? एसिडिक होगा. जिसका पीएच ज्यादा होगा वो बेसिक होगा. ठीक, इस हिसाब से इसको याद रखा जाता है. ठीक, पीएच इज बेसिकली द पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन. अब यहां पर 3 क्वेश्चंस हैं. एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन होता है, दूसरा हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम कैसे करते हैं, और तीसरा अभी ठहर के बताऊंगी. ठीक, अब यहां पर एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन होता है. लाइसोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म से H+ को अंदर पंप कर लेता है. ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है वो लाइसोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म से H+ को अपने अंदर पंप इन कर लेता है, ले लेता है, और इस H+ की वजह से लाइसोसोम का जो पीएच है वो कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है. पहली बात, क्या ये पॉइंट क्लियर है? क्लियर बांग्ला, क्लियर प्रतीक, ये पॉइंट क्लियर है कि लाइसोसोम के अंदर एसिडिक पीएच कैसे मेंटेन होगा. द एसिडिक पीएच इज मेंटेन ड्यू टू द पंपिंग ऑफ H+ आयंस फ्रॉम द आउटसाइड. तो साइटोप्लाज्म से H+ आयन को अंदर पंप इन कर लिया जाता है, जिसकी वजह से लाइसोसोम के अंदर एसिडिक कंडीशंस जो है वो मेंटेन हो जाती है. वेरी गुड, यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो गया. ठीक है, दूसरी बात अब अपन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अपन ये जानेंगे कि व्हाट आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स. What are हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स? ये आपको कंसेप्ट बहुत आगे तक काम आएगा कि बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं. इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम को समझने के लिए अपने को अब ये देखना पड़ेगा कि मोस्ट कॉमन एंजाइम्स जो हैं वो लाइसोसोम में कौन से होते हैं. ठीक है, सो एंजाइम्स प्रेजेंट इन लाइसोसोम आर. एंजाइम्स कौन कौन से? कॉमन एंजाइम्स के बारे में बात कर रही हूं मैं यहां पर स्टूडेंट्स. सो इट इज प्रोटीएज, इट इज ग्लाइकोसिडेज, ईस्टरेज, सल्फेटेज, न्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज. ठीक, किसी भी चीज के पीछे अगर अपन एज लगा दे, लाइपेज, ठीक है, अमाइलेज, तो वो क्या हो जाते हैं? वो एंजाइम्स बन जाते हैं. तो ये कुछ कॉमन एंजाइम्स हैं जो आपके लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं. प्रोटीएज जो होता है ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग के लिए, ग्लाइकोसिडेज जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेगा, ईस्टरेज जो है वो ईस्टर के बॉन्ड को तोड़ेगा, सल्फेटेज जो है वो सल्फेट बॉन्ड को तोड़ेगा, न्यूक्लियस जो है इसमें 2 तरीके के एंजाइम होते हैं, डीएनएज और आरएनएज. तो ये डीएनए और आरएनए के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. फॉस्फेटेज जो है वो फॉस्फेट ग्रुप को तोड़ेगा. तो ये एंजाइम्स हैं. एंजाइम्स को आइडेंटिफाई करने का सबसे आसान तरीका है, किसी भी वर्ड के पीछे अगर आपने एज लगा दिया तो वो बन गया एंजाइम, और उसके आगे जो वर्ड लगा हुआ है वो उसी के ऊपर काम कर रहा है. जैसे मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, अगर आपने नाम सुना है हाउ मेनी लाइसोसोम्स, आशिम, लाइसोसोम का नंबर जो है बेटा वो वेरिएबल है. आप अगर WBC में देखोगे तो वहां पर लाइसोसोम का अमाउंट ज्यादा होगा, सो द नंबर इज वेरिएबल. RBC के अंदर है ही नहीं, मेरिस्टेमेटिक सेल के अंदर है ही नहीं, तो द नंबर इज वेरिएबल, इट इज नॉट फिक्स्ड इन एनी सेल. ठीक है, बांग्ला रिपीट प्लीज मैम. क्या पॉइंट रिपीट करना है? मैं रिपीट ही कर रही हूं. तो लाइसोसोम के अंदर अराउंड 50 टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट है, उसमें से कुछ नाम है ये. दीज एंजाइम्स इन कलेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम. वो क्या कहलाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाए जाते हैं. नाउ व्हाट आर हाइड्रोलिटिक एंजाइम, मैं वही आपको समझा रही हूं. देखो, आप सबको मालूम है प्रोटीन, you all know protein is made up of a long chain of amino acid. It is made up of long chain of amino acid. इस तरीके से प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है. ठीक,
यहाँ पर अमीनो एसिड की एक बहुत लंबी चेन होती है। नाउ इस प्रोटीन को लाइसोसोम को क्या करना है, डाइजेस्ट करना है, इसका ब्रेक डाउन करना है। सो द लाइसोसोम विल बी फंक्शनल, या जब लाइसोसोम काम करेगा तो वो किस तरीके से काम करेगा, उसके हाइड्रोलिटिक एंजाइम काम करेंगे। हाइड्रोलिटिक एंजाइम का मतलब है, यहां ध्यान से देखो, हाइड्रो प्लस लिटिक। लिटिक वर्ड का मतलब है टू ब्रेक, लिटिक वर्ड का मतलब है टू ब्रेक, तोड़ना, और हाइड्रो का मतलब है वाटर। तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम आप पूरी बायोलॉजी में कहीं पर भी पढ़ोगे तो हाइड्रोलिटिक वर्ड का मतलब होता है कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ना बाय एडिशन ऑफ वाटर। बॉन्ड को तोड़ दो, पानी को बीच में डाल दो, दैट मीन्स वाटर की मदद से जब आप, या वाटर की एडिशन से आप किसी बॉन्ड को तोड़ रहे हो तो ऐसे एंजाइम को हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहा जाता है। क्या ये पॉइंट आपको चमक में आया, ये आया समझ में? तो इसको तोड़ने के लिए, इस अमीनो एसिड की चेन को तोड़ने के लिए आप यहां पर वाटर ऐड कर दो तो ये चेन हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है। और आपने क्या ऐड कर दिया, यहां पर वाटर ऐड कर दिया। सो दिस condition या this process in which you are breaking a bond with the help of water is called as hydrolytic enzyme. Therefore all the enzymes present in lysosome are referred to as hydrolytic enzyme, और वो एक एसिडिक पीएच के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ये क्रिश? वेरी गुड प्रतीक। बांग्ला क्या पॉइंट रिपीट करना है मुझे बता दो। तो इस तरीके से जो लाइसोसोम है वो किसी भी चीज के डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किसी भी चीज के ब्रेकडाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट है? क्लियर, ओके। नाउ थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप भी सोचो, मैं लिख रही हूं, जब लाइसोसोम खत्म हो जाएगा तब इस पॉइंट को अपन जरूर डिस्कस करेंगे। मेरा एक स्टूडेंट था, एक एग्जाम होता था KVPY, आप जानते होंगे उस एग्जाम के बारे में, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना करके एक एग्जाम होता था जो 11th-12th क्लास के स्टूडेंट्स देते थे। तो ये KVPY का एग्जाम जो है ये 2 स्टेजेस में होता था, एक रिटन एग्जाम होता था और दूसरा इसका इंटरव्यू होता था। तो मेरा एक स्टूडेंट था, उससे इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत अच्छा लॉजिकल क्वेश्चन था, वो ही मैं लिख रही हूं। तो आप भी इसके ऊपर थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए, जैसे ही अपन लाइसोसोम खत्म करेंगे इस क्वेश्चन को अपन जरूर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन है, इफ द pH ऑफ लाइसोसोम इज एसिडिक, ठीक है, अगर लाइसोसोम का pH एसिडिक है, देन how is the membrane of lysosome, then how is the membrane of lysosome protected? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? हाय अवनी, आई विल टेक सेल डिविजन बहुत जल्दी, बस ये चैप्टर खत्म होने पे ही है। एक्चुअली सेल चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इस चैप्टर के खत्म होते ही अपन सेल डिवीजन को स्टार्ट कर देंगे केत की, डोंट वरी। यस, एंजाइम, द एंजाइम्स हेल्प इन द एडिशन ऑफ वाटर। तो जैसे ही वाटर ऐड हुआ बॉन्ड्स ब्रेक हो गए, तो ऐसे एंजाइम को जो कि वाटर के सहायता से, वाटर के एडिशन से बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ठीक है आशिफ, क्वेश्चन समझ में आ गया? सो ये एक क्विज का क्वेश्चन है, इसको अपन लास्ट में जरूर डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ लेट अस टॉक ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइसोसोम्स, ये इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, ओके, विच बुक टू रेफर फॉर NSE-JS बायोलॉजी? 11th क्लास की NCERT, 12th क्लास की NCERT, मेरे नोट्स ये मोर देन सफिशिएंट है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई और बुक पढ़नी चाहिए तो मैं जनरली सजेस्ट करती हूँ कैम्बल या फिर ट्रूमैन, ठीक है। एलिमेंट्री ट्रूमैन जो बुक है बहुत अच्छी है। एक पाथ फाइंडर करके भी बुक आती है, बट वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए आप पाथ फाइंडर मत पढ़ना। मैं पाथ फाइंडर से आपको नोट्स दे रही हूँ ऑलरेडी, मैं आपको ट्रूमैन के, कैम्बल के और पाथ फाइंडर के नोट्स दे रही हूँ, और 11th NCERT तो अपनी साथ के साथ कवर हो ही रही है, ठीक है। प्रतीक, आर यू रीडिंग NCERT? So the first type of lysosome is called as
primary lysosome, then we have secondary lysosome, we have residual or tertiary lysosome, lastly we have autophagic lysosome. So these are the four basic different types of lysosomes: primary, secondary, tertiary, which is also called as residual, and autophagic lysosome. यहां तक क्लियर है? ओके एनसीईआरटी कवर हो रही है, 11th की समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है? ऐसी कोई चीज जो 11th एनसीईआरटी से छूट रही हो वो प्लीज मुझे बता दीजिएगा. चलो अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं और फिर मैं आपको इसके नोट्स लिखवा दूंगी, ठीक है? इट इज गोइंग टू गेट कंप्लीट. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलो अब पेन छोड़ देंगे और मेरी बात अगले 5 से 10 मिनट तक सिर्फ मेरी बात सुनेंगे, ठीक है? पेन वेन सब छोड़ दो, सिर्फ मेरी बात सुनो. यहां पे देखो, अब सब इंपॉर्टेंट बात बता रही हूं, ध्यान देंगे. सुंदर डायग्राम है, सुंदर डायग्राम है. ठीक है? सो सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस अभी अपने को पढ़ना है, डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. अपन ने ऑलरेडी पढ़ा था, यहां से ब्लेबिंग होती है और यहां से क्या निकलता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकलता है. ध्यान से देखेंगे और मेरी बात सुनेंगे, नोट्स बन जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्योंकि ये न्यूक्लियस के पास है तो इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यहीं से आपका गर्ल सिस्टम का कंसेप्ट भी बन जाएगा, इसीलिए मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है? सो यहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट है पूरे. So this is basically what? This is basically our rough endoplasmic reticulum. ठीक है? ठीक है मैम, सेल चैप्टर रीड करना है क्या पूरा? हाँ पूरा बुक से पढ़ लेना है, पूरा पूरा. दिस इज आवर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसाइकल्स निकलते हैं, ठीक है? इस तरह से वेसाइकल्स निकलते हैं एंड दीज वेसाइकल्स मूव टू द गोल्जी बॉडी. दीज वेसाइकल्स मूव टू द गोल्जी बॉडी. अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि गोल्जी जो है वो आपकी न्यूक्लियस के पास है इस तरीके से. सो दिस इज द गोल्जी बॉडी. इज इट विजिबल टू यू? सो दिस इज द गोल्जी. अब गोल्जी के फेजेस आपको याद होंगे, एक सिस फेस होता है और एक ट्रांस फेस होता है. सिस फेस जो है वो कैसा होता है? कॉन्वेक्स होता है. और ट्रांस फेस जो है वो कैसा होता है? कॉनकेव होता है, राइट? अब यहां पर क्या होता है? ये वेसाइकल्स आते हैं. गोल्जी इधर बनाती हूँ, एक सेकेंड ठहरो स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत नीचे हो गया, यहां बना देती हूँ गोल्जी, ठीक है? तो यहां पर इस तरीके से हमारे पास गोल्जी है, ठीक है? ये गोल्जी का सिस फेज है और ये गोल्जी का ट्रांस फेज है, मैच्योर्ड फेज, ठीक? अब ये जो वेसाइकल्स हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये प्रोटीन्स को, लिपिड्स को, बाकी जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने मैन्युफैक्चर करी है उसको लेकर जाते हैं गोल्जी के पास. यहां तक अपन ने पढ़ा था. दे पोर देयर सिक्रीशंस इनटू द सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी. सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी जो होते हैं ये इनकी पैकेजिंग करते हैं. अब इस ट्रांस फेज से पैकेज वेसाइकल्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं.
जब मैंने गोल्जी बताया था तब मैंने आपको मीडियन गोल्जी बताया था। मीडियन गोल्जी मतलब सिस और ट्रांस के बीच में जो सिस्टर्ने प्रेजेंट है, दे आर कॉल्ड एज मीडियन सिस्टर्ने, मीडियन गोल्जियन सिस्टर्ने। तो वहां से कई बार क्या होता है, इस तरीके से एक बल्ज प्रोड्यूस होता है, एक बडिंग प्रोड्यूस होती है इस तरह से, एंड दे पिंच ऑफ फ्रॉम द गोल्जी, ये गोल्जी से पिंच ऑफ हो जाते हैं, एंड दे आर कॉल्ड एज व्हाट, दे आर नाउ कॉल्ड एज लाइजोसोम। ये बात यहां पर समझ में आई? क्या ये चीज यहां पर चमकी है? मैम कैन यू मेक अ फोल्डर ऑफ ऑल नोट्स रेडी फ्रॉम द ड्राइव? ठीक है, ठीक है, आई विल डू दैट, आई विल डू दैट। ये बात यहां पर समझ में आ गई, सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट है? ईआर से वेसाइकल्स जाएंगे, गोल्जी में अपने सिक्रीशंस को डालेंगे, गोल्जी उनकी पैकेजिंग करेगा, सिस फेज से वेसाइकल एंटर करेंगे, ट्रांस फेज से वेसाइकल्स निकल जाएंगे। मीडियन गोल्जी में कई बार बडिंग होती है, वहां पर एक बल्ज फॉर्म होता है और वहां से वो वेसाइकल पिंच ऑफ हो जाता है, या ये वो जो वैक्यूल वहां पर बना है वो वहां से पिंच ऑफ हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज लाइजोसोम। ये बात यहां पर समझ में आ गई सबको? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट यहां तक? क्लियर? आगे चले? हाँ, लास्ट टाइम बताया था, ठीक है, क्लियर है, चलो वेरी गुड। अब यहां पर ये बन गए लाइजोसोम, और इसी कोऑर्डिनेशन को क्या कहा जाता है बच्चों? दिस कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड एज द गर्ल सिस्टम, जिसमें वेसाइकल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, गोल्जी से पिंच ऑफ हो जाते हैं और लाइजोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। सो दिस इज बेसिकली द गर्ल सिस्टम। क्लियर है ये बात? पूरी बुक ही रीड करनी है। चलो, अब ये जो लाइजोसोम गोल्जी से पिंच ऑफ होकर निकले हैं, ताजे ताजे नए नए बने हुए लाइजोसोम जो हैं, इन लाइजोसोम्स को कहा जाता है प्राइमरी लाइजोसोम। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइजोसोम। तो यहां पर नोट्स में लिख लेंगे, व्हाट आर प्राइमरी लाइजोसोम्स? न्यू फॉर्म्ड lysosomes that have been released from Golgi। नए ताजे, एकदम ताजे, जैसे ताजी खबर होती है ना, आज की ताजा खबर, एग्जैक्टली वैसे ही ताजा ताजा लाइजोसोम जो गोल्जी से जस्ट निकल कर आया है, दे आर कॉल्ड एज व्हाट? दे आर कॉल्ड एज प्राइमरी लाइजोसोम। यहां तक बात समझ में आई? अब देखते हैं सेकेंडरी लाइजोसोम। इधर ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बात है, मिस मत करना। नाउ दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इधर कोई फूड पार्टिकल है या कोई फॉरेन सब्सटेंस है, कोई भी ऐसी चीज है जिसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एंटर करना है। नाउ व्हाटएवर एनी फॉरेन सब्सटेंस और एनी फूड पार्टिकल that will enter the plasma membrane, the process would be called as what? The process would be called as phagocytosis or it would be called as पिनोसाइटोसिस। कोई भी फॉरेन चीज, कोई भी फूड पार्टिकल, सपोज अमीबा है ये, तो वो अमीबा जब किसी फूड पार्टिकल को अंदर लेगा या किसी लिक्विड सब्सटेंस को अंदर लेगा या कोई फॉरेन सब्सटेंस जो है वो किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जाना चाहेगी, सो द प्रोसेस वुड बी कॉल्ड एज एंडोसाइटोसिस। और उस एंडोसाइटोसिस में या तो फैगोसाइटोसिस होगा या फिर पिनोसाइटोसिस होगा। अब ये इसको जब अंदर इनगल्फ होना है तो व्हाट विल हैपन? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन वुड स्क्वीज इन अ लिटिल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो अंदर की तरफ थोड़ी स्क्वीज होएगी, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जाएगा, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर जाएगा एंड सब्सिक्वेंटली this would
enter inside. So by the process of endocytosis, phagocytosis, pinocytosis, the food particle or the foreign substance will enter inside the plasma membrane. तो ये plasma membrane के अंदर आ जाएगा. जैसे ही कोई foreign substance, food particle plasma membrane के अंदर आएगा, इस foreign substance या food particle के चारों तरफ एक membrane produce कर दी जाएगी, and this is now called as a vesicle or it is also called as a vacuole. आप कुछ भी बोल सकते हो. कोई भी फूड सब्सटेंस या फॉरेन पार्टिकल बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस जब सेल के अंदर आ जाएगा, तो सेल क्या है, या बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उस फॉरेन सब्सटेंस या उस पार्टिकल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस कर देगी, एंड दिस इज नाउ कॉल्ड एज अ वेसाइकल और इट इज कॉल्ड एज अ वैक्यूल. और अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में बात करूं, इट इज नाउ कॉल्ड एज अ फैगोसोम और इट इज कॉल्ड एज अ पिनोसोम. अगर कोई सॉलिड चीज है तो उसको कहा जाएगा फैगोसोम, और अगर कोई लिक्विड चीज है तो उसे कहा जाएगा पिनोसोम. यहां तक बात समझ में आई? फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया. अब ये जो लाइजोसोम है, ये जो प्राइमरी लाइजोसोम है, ये प्राइमरी लाइजोसोम इस फैगोसोम के कांटेक्ट में आएगा. ये जो प्राइमरी लाइजोसोम है, ये इस फैगोसोम के कांटेक्ट में आएगा. जैसे ही ये लाइजोसोम इस फैगोसोम के कांटेक्ट में आएगा, द एंजाइम्स ऑफ द lysosomes will be activated. And now this lysosome is called as secondary lysosome. इस लाइजोसोम को अब हम क्या बोलेंगे? इस लाइजोसोम को अब हम सेकेंडरी लाइजोसोम बोलेंगे. सो द मेन डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइजोसोम इज, प्राइमरी लाइजोसोम फ्रेशली मेड लाइजोसोम है जिसके एंजाइम्स एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते हैं, वेराज जब हम सेकेंडरी लाइजोसोम के बारे में बात करते हैं तो उस सेकेंडरी लाइजोसोम के एंजाइम्स क्या होते हैं? एक्टिवेटेड है. ये सेकेंडरी लाइजोसोम फैगोसोम के साथ फ्यूज हो जाएगा और जो फूड पार्टिकल है, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और एनी फॉरेन सब्सटेंस, उसका क्या कर देगा? उसका डाइजेशन कर देगा. तो सेकेंडरी लाइजोसोम जो है, बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन और इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस, फूड पार्टिकल, वेदर इट इज सॉलिड और इट इज लिक्विड. ठीक है, क्लियर है ये बात? आशिम, मुझे मालूम है ये मैंने पॉइंट पढ़ा रखा है, बट what I am trying to teach you is secondary lysosome, इसीलिए मैं इस पे बहुत ज्यादा डेप्थ में बात नहीं कर रही हूं. So is it clear what is primary lysosome and what is secondary lysosome? तो यहां पर इसके नोट्स बना लेंगे जल्दी से. Secondary lysosome is the lysosome which fuses with phagosome and has activated enzyme. So this is secondary lysosome. I think यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया है. Now what will happen? Once the process of digestion is done, once the phagosome and the secondary lysosome have fused, now the hydrolytic enzymes of the lysosome will completely digest whatever has entered inside the cell, food हो चाहे foreign particle हो. तो अब इस लाइजोसोम के अंदर क्या बचेगा? अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचेगा, रेसिड्यू बचेगा. एंड दिस टाइप ऑफ लाइजोसोम विच हैज द वेस्ट मटीरियल और द रेसिड्यू इज कॉल्ड एज रेसिडुअल लाइजोसोम. इस लाइजोसोम को क्या कहा जाता है? रेसिडुअल लाइजोसोम कहा जाता है. और ये रेसिडुअल लाइजोसोम क्या करेगा? दिस रेसिडुअल लाइजोसोम विल गो क्लोज टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The plasma membrane would pinch like this and all the excretory waste is thrown out of the plasma membrane. So this type of lysosome which has the residue of the
फूड पार्टिकल्स या अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो है या फ्रेगमेंट्स हैं, उस फ्रेगमेंट को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर निकालने का काम करेगा. दिस टाइप ऑफ लाइसोसोम इज कॉल्ड एज टर्शियरी लाइसोसोम और इट इज कॉल्ड एज रेसिडुअल लाइसोसोम. Okay, what Ashim, you have not understood the difference between phagocytosis and pinocytosis. अगर आपने पिज्जा खाया तो वो फैगोसाइटोसिस है, अगर आपने कोल्ड ड्रिंक पी तो वो पिनोसाइटोसिस है. मतलब अगर किसी सॉलिड चीज को इनगल्फ किया है तो फैगोसाइटोसिस है, और अगर कोई लिक्विड चीज सेल में गई है उसको इनगल्फ किया है तो वो पिनोसाइटोसिस है. क्लियर है ये बात? अमन समझ में आ गई? वेरी गुड. यहां तक सब समझ में आ गया तो नोट्स बना लेंगे. इट कंसिस्ट्स ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट और फ्रेगमेंट्स विच इज थ्रोन आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये तीनों पार्ट्स क्लियर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और रेसिडुअल. नाउ वील टॉक ऑफ ऑटोफेजिक लाइसोसोम. क्लियर? चलो ऑटोफेजिक देखते हैं. ऑटो मतलब सेल्फ, फेजिक टू ईट, लाइसोसोम. तो अगर लाइसोसोम अपने ही किसी सेल ऑर्गेनेल को खा लेगा, अगर अपने ही किसी सेल ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट कर देगा, तो उस लाइसोसोम को ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहा जाता है. ये बात समझ में आई? तो बेसिकली होगा क्या, यहां पर ध्यान से देखेंगे. सपोज ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, सपोज क्या माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाया मैंने, ये माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया है, ये काम नहीं कर रहा. तो अब लाइसोसोम क्या करेगा, अब लाइसोसोम क्या करेगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को डाइजेस्ट कर देगा. बट डाइजेस्ट करने से पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इस माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक वेसाइकल बनाएगा, और फिर ये लाइसोसोम जो है ये इसको इनगल्फ करेगा अपने एंजाइम से, अपने ही सेल ऑर्गेनेल को खा लेगा, और ऐसे लाइसोसोम को हम ऑटोफेजिक लाइसोसोम कहते हैं. वो लाइसोसोम जो अपने ही सेल ऑर्गेनेल को खा रहा है, अपने ही भाई बंद को खा रहा है, ऐसे लाइसोसोम को हम ऑटोफेजिक लाइसोसोम बोलते हैं. अगर मैं यहां पर लिखूं, अगर मैं यहां पर लिखूं हीट्रोफैगी, अगर मैं यहां पर लिखूं हीट्रोफैगी, दैट मीन्स ये किसी फॉरेन सब्सटेंस को खा रहा है, ये किसी फॉरेन पार्टिकल को खा रहा है, इसीलिए हेट्रोफैगी है. बट यहां पर वर्ड लगा हुआ है ऑटोफेजिक, दैट मीन्स ये अपने ही किसी सेल ऑर्गेनेल को खा रहा है. क्यों खाएगा? क्योंकि वो सेल ऑर्गेनेल या तो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, नॉन फंक्शनल हो गया है, या उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है. तो लाइसोसोम उसका फैगोसाइटोसिस कर लेगा, लाइसोसोम उसे अपने एंजाइम से डाइजेस्ट कर देगा. बट किसी भी ऑर्गेनेल को डाइजेस्ट करने से पहले इस ऑर्गेनेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन बनेगी, और उसको अब हम बोलेंगे एक वेसाइकल, और फिर लाइसोसोम उसे आइडेंटिफाई करेगा और उसको खा जाएगा, उसको सेल से डिस्ट्रॉय कर देगा. क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आ गया है? चमक गया यहां तक? अगर चमक गया है तो सेशन को लाइक भी करो, बल्ब भी जलाओ, और इस सेशन को शेयर भी करो. क्लियर है? नाउ एक टर्म है जो लाइसोसोम के साथ बहुत कॉमनली एसोसिएट की जाती है, दैट इट इज कॉल्ड एज द suicidal bag. It is called as the suicidal bag. तो yes, lysosome is called as the suicidal bag. अगर हिंदी में देखें तो suicidal bag का मतलब होता है आत्मघाती थैली. Suicidal bag is called as आत्मघाती थैली. आत्मघाती थैली, ठीक है. तो कई बार क्या होता है, कई बार सेल जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करता, नॉन फंक्शनल हो जाता है या कैंसरस हो जाता है. उस केस में लाइसोसोम जो है वो रप्चर होता है, बर्स्ट होता है, अपने एंजाइम्स को बाहर निकाल देता है, और जिस सेल में वो रह रहा है उसी सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है.
उस कंडीशन में ही लाइसोसोम को आप सुसाइडल बैग बोलोगे। अदरवाइज लाइसोसोम का काम या तो हेट्रोफैगी है या फिर उसका काम ऑटोफैगी है। बट कई बार सेल नॉन फंक्शनल हो गया, कैंसरस हो गया, प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो उस केस में लाइसोसोम जो है वो बर्स्ट आउट होता है, अपने कंटेंट को रिलीज करता है और जिस थाली में खाता है उसी में छेद कर देता है और उसी सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ओनली देन इट इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग। सही तो लिखा है मैंने, थैली। आत्मघाती तो लिखा है, घ ही तो, ये घ नहीं होता है क्या, ये घ नहीं होता है क्या? सो डैम कूल, आत्मघाती थैली, मौत का कुआं मौत का कुआं। मैंने आत्मघाती सही लिखा है, घाती ऐसे तो लिखते हैं, घ कैसे लिखते हैं, घ क ख ग घ ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है, सही लिखा है मैंने, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज आत्मघाती थैली और इट इज कॉल्ड एज सुसाइडल बैग व्हेन इट ruptures and releases its contents and destroy the entire cell, then it is called as the suicidal bag। और ऑटोफेजिक के आगे लिख लेंगे when it eats or digests its own cell organelle, then it is called as autophagic lysosome। तो यहीं पर मैंने आपको गर्ल सिस्टम भी समझा दिया है, तो आई थिंक आपको गर्ल सिस्टम में भी कोई डाउट नहीं होगा, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम में भी कोई डाउट नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है दैट इफ द पीएच ऑफ लाइसोसोम इज एसिडिक देन हाउ इट इज द मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम प्रोटेक्टेड, इसके बारे में आप सोचोगे, या तो कमेंट बॉक्स में मुझे जवाब देना या नेक्स्ट क्लास में अपन इसे जरूर डिस्कस करेंगे। मैम हिंदी ले ली बोर्ड्स में तो फेल हो जाऊंगा। नरूतो, ओहो सही बात है मैम, सही सही सही। ये क्या लिखा है, सहरसा है, पता नहीं क्या है ये। और नरूतो मुझे बता रहे घ कैसे लिखते हैं, बल्ब जल गए। चलो मैम हिंदी ले ली बोर्ड, ठीक है। मैं आपको जितनी जितनी मुझे आती है ना उतनी उतनी मैं हिंदी की टर्मिनोलॉजीज आपको बताती चली जाऊंगी, ठीक है। तो यहां पर ईआर खत्म हो गया, गोल्जी खत्म हो गया, लाइसोसोम खत्म हो गया। तुरंत अपन मूव करेंगे, तुरंत अपन मूव कर जाएंगे माइक्रोबॉडीज पे। तुरंत अपन बात करेंगे माइक्रोबॉडीज के बारे में। ये जो माइक्रोबॉडीज हैं ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनको माइक्रोबॉडीज इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज्ड, दे आर स्मॉल साइज सेल ऑर्गेनेल्स, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के फंक्शंस भी एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये जो माइक्रोबॉडीज है बच्चों, ये बेसिकली 3 टाइप की हैं जिनको अपन देखेंगे। पहला है ग्लायोक्सिसोम्स, दूसरी है परऑक्सिसोम्स, तीसरे हैं स्फेरोसोम्स, ठीक है, तीसरे हैं स्फेरोसोम्स। इसमें से जो परऑक्सिसोम्स है दे आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल, whereas glyoxysomes and spherosomes they are believed to be present only in plants। और परऑक्सिसोम्स जो है प्रेजेंट इन बोथ
ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? अर्णव क्या कह रहा है मुझे? 1 सेकेंड। अर्णव मैम मुझे हिंदी नहीं आती, मुझे अरे अर्णव मुझे भी आती है पंजाबी, अपन पंजाबी में भी बात करेंगे। विच इज बेटर बुक, पियर्सन और पाथफाइंडर? इट इज केतकी, कंप्लीटली अप टू यू। मेरे हिसाब से सारी बुक्स बहुत अच्छी है ना। मैं ऐसे यू नहीं बोल सकती कि ये अच्छी है, ये अच्छी नहीं है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी इस दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। एनसीईआरटी के बाद मेरे नोट्स बहुत अच्छे हैं और इतने में आई थिंक आपका एनएससीजेएस हो जाएगा। पाथफाइंडर, पियर्सन, इसमें से जो आपको इजी लगती है, जिसको आप आराम से पढ़ पाते हो, वो बुक आप फॉलो करो, ठीक है? हाँ हाँ, अवनी अवनी। चलो अब बात करेंगे ग्लाइऑक्सीजोम्स के बारे में सबसे पहले, ठीक है? प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? नाउ दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, ग्लाइऑक्सीजोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर it is responsible for beta oxidation of fat. This is very important. इसको ध्यान से देखो यहां पर। प्लांट्स के केस में फैट्स जो है, उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स। फैट्स जो हैं, उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ग्लाइऑक्सीजोम्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन। और यहां पर एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है विच इज कॉल्ड एज ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। वो अपने सिलेबस में नहीं है। यहां पर आपको जो बात याद रखनी है कि फैट को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट में, और इस कार्बोहाइड्रेट से फिर प्लांट को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। Now the number of glyoxysomes is also variable. ये सबसे ज्यादा मेन एग्जाम्पल जो ग्लाइऑक्सीजोम्स का है, that it is present in castor seed, it is present in endosperm of peanut. ऐसी कोई भी सीड बच्चों जिसमें फैट कंटेंट ज्यादा है, वहां पर आपको क्या मिलेगा? वहां पर आपको ग्लाइऑक्सीजोम्स मिलेंगे। और ये ग्लाइऑक्सीजोम्स जो हैं, ये प्लांट के केस में फैट को, सीड के फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर वहां से प्लांट को क्या मिलेगी? एनर्जी ऑब्टेन करेगा प्लांट। दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सीजोम्स। हाँ, बहुत सारे एंजाइम्स काम करते हैं, सिंगल स्टेप प्रोसीजर नहीं है। दिस इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसीजर कि फैट जो है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। इट इज अ लॉन्ग साइकिल, एक साइक्लिक प्रोसेस चलता है, ठीक है, उससे कन्वर्ट होता है। पर यहां पर जो काम करता है सेल ऑर्गेनेल, वो ग्लाइऑक्सीजोम से। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अर्णव तुसी पंजाबी अनराइप फ्रूट्स नहीं, अनराइप फ्रूट्स नहीं, जहां पर फैट है, जहां पर फैट कंटेंट है केतकी, है ना, जैसे कैस्टर सीड्स हैं, ठीक, जैसे पीनट्स है, या आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो जिसमें फैट कंटेंट होता है, उस फैट को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं ये ग्लाइऑक्सीजोम्स, ठीक है? बत्ती जल गई, वेरी गुड। ये कितनी गंदी पंजाबी लिखी है, बहुत सारी स्पेलिंग है, ठीक है? दिस इज, यही याद रखना है आपको ग्लाइऑक्सीजोम्स के केस में, और कुछ नहीं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेरोक्सीजोम्स के बारे में, ठीक है? पेरोक्सीजोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट्स के बारे में, ठीक है? सबसे पहले बात करेंगे अपन यहां पर प्लांट्स के बारे में। मेन काम जो पेरोक्सीजोम्स का है प्लांट्स में, दैट दे पार्टिसिपेट in a process which is called as photorespiration. इंपॉर्टेंट है ये, डिटेल अपन इसकी देखेंगे फोटोसिंथेसिस में, पर यहां पे ब्रीफली मैं आपको ये समझा देती हूं। ब्रीफली यहां पर समझो व्हाट इज फोटोरेस्पिरेशन। प्लांट अगर लाइट की प्रेजेंस में
फोटोसिंथेसिस छोड़कर रेस्पिरेशन करने लग जाएं तो ऐसे प्रोसेस को शास्त्रों में फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जाना गया है। और फोटो रेस्पिरेशन जो है वो एक बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है। इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। व्हाई वेस्टफुल प्रोसेस? क्योंकि आप इसमें एटीपी नहीं बना रहे हो, आप इसमें ग्लूकोज के सिंथेसिस की तरफ नहीं जा रहे हो, आप अपनी एनर्जी यूं ही वेस्ट करे जा रहे हो। ठीक है, जैसे होता है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, है ना। तो एग्जैक्टली ये जो स्टेटमेंट है ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये मुझे लगता है एज बायोलॉजी स्टूडेंट्स अपने को फोटो रेस्पिरेशन के लिए यूज करना चाहिए, क्योंकि इसमें प्लांट जो है वो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है और अल्टीमेट रिजल्ट उसको कुछ नहीं मिल रहा। सो दिस वेस्टफुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स क्या करते हैं, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस को छोड़कर रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं, एक गलत रास्ते पर चलने लग जाते हैं। तो उस वेस्टफुल प्रोसेस को फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। NSEJS का क्वेश्चन है कि फोटो रेस्पिरेशन में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं। तो यहां पर एक ट्रायड चलता है, एक तिकड़ी चलती है। 3 सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन। NSEJS का क्वेश्चन है। तो पहला सेल ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट, फिर है पेरोक्सिसोम्स और है माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 ऑर्गेनेल्स की तिकड़ी है जो क्या करेगी, जो कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैम्बल इज इंपॉर्टेंट, कैम्बल इंपॉर्टेंट है ना। श्रेयांश, इट इज वेरी शॉर्टर, it is very important to read class 11th NCERT. श्रेयांश मैम इज ट्रूमैन एंड कैम्बल इंपॉर्टेंट। हाँ इंपॉर्टेंट है, आप कैम्बल पढ़ सकते हो, दोनों में से एक। मैम लगता है आपसे हिंदी की ले लेना, मेरे से हिंदी की क्लास भी ले लेना। ऐसी क्या बात कर दी तूने शिव। क्लियर है ये? क्लियर। तो यहां पर प्लांट्स के केस में पेरोक्सिसोम्स जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्टफुल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट वेस्टफुल प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटो रेस्पिरेशन। फोटो मतलब लाइट, रेस्पिरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। दैट मीन्स आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, काम धाम करा नहीं, खर्चा करने पहले पहुंच गए। तो ये बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है और इस वेस्टफुल प्रोसेस के लिए 3 सेल ऑर्गेनेल मिलजुल कर काम करते हैं। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये तिकड़ी है, इसको अपन डिटेल में फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो इसको अपन डिटेल में वहीं देखेंगे। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई? श्रेयांश, हाँ एक्सपेंसिव है पर आप इसको ऑनलाइन देख सकते हो, शायद इसका PDF आपको मिल जाएगा। Where you can ask doubts from me. तो नरूतो you can always post your doubts टेलीग्राम पे, जो मैं नोट्स डालती हूँ वहां पर कमेंट बॉक्स सेक्शन होते हैं, वहां डाल सकते हो आप साथ साथ में जो यूट्यूब के कमेंट्स है वहां पर डाल सकते हो। डाउट्स मैं सारे एड्रेस करती हूँ, ठीक है। श्रेयांश, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूं कि आप ट्रूमैन ना करें, आप कैम्बल ना करें, कैम्बल करें, ट्रूमैन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूं। इट इज कंप्लीटली अप टू यू। आप कैम्बल पढ़ना चाहते हैं आप कैम्बल पढ़ें, आप ट्रूमैन पढ़ना चाहते हैं आप ट्रूमैन पढ़ें, आप 11th की NCERT, 12th की NCERT और मेरे नोट्स पढ़े, वो भी मोर देन सफिशिएंट है। जो बुक आप आराम से खरीद सकते हैं, पॉकेट फ्रेंडली बुक जो आपको लगती है वो आप खरीदें। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी में PDF मिल जाता है तो उसको डाउनलोड करके पढ़ें, मेरी तरफ से कोई इशू नहीं है। मुझे ऐसा लगता है NSEJS जहां तक कंसर्न है वहां पे मेरे नोट्स और 11th NCERT मोर देन सफिशिएंट है। और धीरे धीरे, मैंने पहले भी बोला, धीरे धीरे जैसे अपन पढ़ते चले जाएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग अपने आप बढ़ती चली जाएगी और मैं भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस दूंगी, तो उसके बारे में आप टेंशन ना करें। कृष्ण, नेक्स्ट DPP आपको कल मिल जाएगी, ठीक है। अब पेरोक्सिसोम्स का एक और फंक्शन है। इन पेरोक्सिसोम्स के पास एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेरोक्सीडेज एंजाइम्स प्रेजेंट है और ये पेरोक्सीडेज एंजाइम्स जो हैं ये हार्मफुल चीजों के डिग्रेडेशन में रिस्पॉन्सिबल हैं। देखो यहां पर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अमीनो एसिड
यूरिक एसिड, ये हार्मफुल चीजें जब हमारी बॉडी में बनती हैं उसको कन्वर्ट करते हैं पेरोक्सीसोम्स एक एंजाइम की मदद से, और उस एंजाइम का नाम है कैटलेज, और ये इसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड एनी हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन तो ठीक है, बट ये जो H2O2 है ये अगेन बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, चाहे ये प्लांट की बॉडी में बने या हमारी बॉडी में बने। तो इस H2O2 को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू H2O एंड ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम विच इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेज। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहां होता है, ये हमारे पेरोक्सीसोम्स के अंदर होता है, और ये क्या करता है, हार्मफुल चीजों को डिग्रेड कर देता है इनटू लेस हार्मफुल, मिनिमलिस्टिक हार्मफुल सब्सटेंसेस which could be easily eliminated from the body or which could be stored in the body for relatively longer period of time। ठीक है, क्लियर है, क्लियर, पेरोक्सीसोम्स का फंक्शन क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहां पर। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल, नेक्स्ट माइक्रो बॉडी जो अपन देखेंगे दैट इज स्फेरोसोम। अब ये जो स्फेरोसोम है इसके बारे में बहुत डिटेल एग्जैक्ट स्टडीज नहीं हो रखी हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल चीजें मालूम नहीं है, बट इट इज सपोज इट इन द प्लांट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 2 फंक्शन। तो सबसे पहली चीज अपन लिखेंगे, इट इज प्रेजेंट ओनली इन केस ऑफ प्लांट्स। एनिमल्स में इसके रोल का एज सच कुछ अभी तक समझ नहीं आया है। ठीक है, तो प्लांट्स के केस में इसका पहला फंक्शन है दैट इट हैज हाइड्रोलिटिक एंजाइम, इसके पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, एंड इट फंक्शंस लाइक लाइसोसोम। इसको प्लांट लाइसोसोम भी कहा जाता है। प्लांट्स के केस में लाइसोसोम्स कम होते हैं, इसीलिए जो स्फेरोसोम्स हैं उन स्फेरोसोम के पास भी लाइसोसोम के जैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है, और ये बिल्कुल लाइसोसोम के जैसे काम करते हैं। पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन इसका जो है, इन प्लांट सेल, कुछ प्लांट सेल्स के केस में स्फेरोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ओलियोसोम्स। स्फेरोसोम्स को ओलियोसोम्स भी कहा जाता है, एंड इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। इट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड लिपिड्स। तो ये काम है इन 3 माइक्रो बॉडीज का, ग्लाइकोक्सिसोम्स, स्फेरोसोम्स एंड पेरोक्सीसोम्स। क्लियर है ये बात? व्हाट इज बीटा ऑक्सीडेशन? बीटा ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें फैट्स जो हैं बच्चों वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमेशा एक चीज याद रखना, बायोलॉजी में कभी भी आपको एक चीज पढ़नी है या समझनी है कि हमारी बॉडी में या किसी भी सेल के अंदर जो एनर्जी का सोर्स है, जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, वो हमेशा ग्लूकोज होगा। तो जितना भी ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में है वो पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, फिर एनर्जी देगा। जब पूरा ग्लाइकोजन, पूरा स्टोर हाउस ऑफ कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा तब फैट का नंबर आएगा। तो फैट पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, उसके बाद वो आपको एनर्जी देगा। तो इस कन्वर्जन को क्या कहा जाता है? दिस इज बेसिकली बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। अभिनव हाय, क्लियर है? यहां तक क्लियर है बात? तो यहां पर अपन सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स खत्म कर चुके हैं। अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम याद करो। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम 11th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम और वैक्यूल चारों मिलकर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं। तो वही एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट को, दैट इज वैक्यूल को, अब मैं डिस्कस करूंगी। क्लियर है? करीना को क्लियर है? क्लियर बेटा? अल्फा ऑक्सी, यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो जहां से बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, ये सारी चीजें आप देखोगे, तो आप जो बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो वो आप बीटा साइड से ब्रेक कर रहे हो, इसीलिए वहां पर बीटा ऑक्सीडेशन वर्ड बोला जाता है। ठीक, ठीक है, समझ में आ गया? तो बल्ब जला दिया करो तो मुझे अच्छा लगता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन वैक्यूल। ठीक है,
अब ये जो वैक्यूल है इट इज कंसिडर्ड एज एन एर्गास्टिक बॉडी। इसको एर्गास्टिक बॉडी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई एक्टिव मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं, यहां पर एक्टिव मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है। आप ईआर के बारे में देखो तो ईआर के अंदर प्रोटीन लिपिड्स का सिंथेसिस है, गोल्जी के अंदर पैकेजिंग हो रही है, लाइसोसोम किसी चीज का फाइगोसाइटोसिस कर रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बना रहा है, मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं। बट वैक्यूल क्या कर रहा है, उसका मेन काम सिर्फ स्टोरेज है, वो किसी भी चीज के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, देयरफॉर इट इज कंसिडर्ड एज एन एर्गास्टिक बॉडी। ठीक, अब वैक्यूल के बारे में खास बात है, द आउटर मेम्ब्रेन, द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ it is called as tonoplast. The outer membrane of vacuole is called as tonoplast. 10th का बायो कब पढ़ाऊंगी? 10th का भी स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। It is present in both plant and animal cell. ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में प्रेजेंट है, बट इसका फॉर्म और स्ट्रक्चर वेरिएबल है, यही बात इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल के बारे में बात करूं, सो इट हैज अ सिंगल लार्ज सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल। अगर प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स के पास एक सिंगल लार्ज और सेंट्रली प्लेस्ड वैक्यूल है, वेयर एज अगर एनिमल की बात करें, अगर एनिमल सेल के बारे में बात करें तो इसके पास मल्टीपल स्मॉल स्कैटर्ड वैक्यूल प्रेजेंट है। तो प्लांट्स के केस में एक सिंगल सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट है जो प्लांट सेल की मैक्सिमम स्पेस को ऑक्यूपाई करता है, वेयरएज अगर मैं एनिमल सेल के बारे में बात करूं तो एनिमल के केस में छोटी छोटी बहुत सारी स्कैटर्ड वैक्यूल प्रेजेंट है। क्या ये बात यहां तक क्लियर है? हाँ, ग्लाइऑक्सिसोम से क्वेश्चन आया था विच सेल, और बिल्कुल आया था ग्लाइऑक्सिसोम से पिछले साल क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट है। ये मैंने आपको पहले जब फ्लो चार्ट बनवाया था वहां पर भी लिखवाया था कि लास्ट ईयर ग्लाइऑक्सिसोम से क्वेश्चन आया था। सेल चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है? अब प्लांट सेल के बारे में मैं अगर बात करूं तो इन केस ऑफ प्लांट सेल, इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स वैक्यूल इज एब्सेंट। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के केस में जो वैक्यूल है वो एब्सेंट है, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स के केस में वैक्यूल एब्सेंट है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो एक्टिवली डिवाइडिंग होते हैं, वहां पर वैक्यूल का कोई काम नहीं है, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं एक मैच्योर प्लांट सेल के बारे में बात करूं तो वहां पर सेंट्रली वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस जो है वो पेरीफेरी की तरफ शिफ्ट हो जाता है, वो साइड में प्रेजेंट होता है। प्लांट सेल के केस में न्यूक्लियस जो है वो कैसा होता है? इसेंट्रिक होता है, सेंटर से दूर होता है, वेयरएज एनिमल्स के केस में न्यूक्लियस जो है वो सेंट्रल पोजीशन में प्रेजेंट है, क्योंकि एनिमल सेल में वैक्यूल जो है वो छोटे छोटे स्कैटर्ड तितर पितर इधर उधर पड़े हुए हैं। क्लियर है ये? क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं है? चलो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। सो पहला टाइप ऑफ लाइसोसोम जो है दैट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लाइसोसोम विच इज कॉल्ड एज, oh sorry, I'm sorry, my bad, type of vacuole, sorry types of vacuole। तो पहला टाइप का जो वैक्यूल है दैट इज कॉल्ड एज सैप वैक्यूल, ये सबसे कॉमन टाइप का है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है
कि वैक्यूल इसमें से क्या स्टोर करता है, और वो ये स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कौन सा वैक्यूल, तो हमें मान के चलना है कि वो सैप वैक्यूल के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो सैप वैक्यूल जो है, इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लांट, it is present in case of plants. It is mainly responsible for the storage of water के साथ साथ minerals, ions, excretory waste, एक्सेट्रा। ठीक है, तो सैप वैक्यूल, सैप वर्ड का मतलब ही होता है वाटर, और वाटर के साथ डिसॉल्व अदर सब्सटेंसेस, इट कुड बी आयंस, इट कुड बी मिनरल्स, इट कुड बी एनी एक्सक्रीटरी वेस्ट, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये सारी चीजें कहाँ स्टोर होती है? प्लांट के वैक्यूल में स्टोर होती है, और ऐसे वैक्यूल को सैप वैक्यूल कहा जाता है। दिस वैक्यूल इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for maintaining the, it is also responsible for maintaining the turgidity of the cell. It is also responsible for maintaining the turgidity of the cell, क्योंकि ये अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है, इसीलिए ये प्लांट की टर्जिडिटी को भी मेंटेन करके रखता है। क्लियर है? ठीक है, अननोन अभी बताती हूं मैं लिपोसोम क्या होता है, डोंट वरी, आई विल टीच, आई हैव सीन योर डाउट। एक बार ये वैक्यूल खत्म कर दूं। सेकेंड टाइप ऑफ वैक्यूल जो है, दे आर कॉल्ड एज फूड वैक्यूल, दे आर कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। नाउ हाउ मेनी स्लाइड्स डू आई हैव? 1 second. Okay, I have. ये कौन है? ये फेमस अमीबा है। इस अमीबा के पास फूड पार्टिकल गया, अमीबा क्या करेगा? सूडोपोडिया बनाएगा, और इस फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर लेगा। यही चीज जो अपन बहुत देर से पढ़ रहे हैं। तो इस फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के बाद इसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेन प्रोड्यूस हो जाएगी, एंड दिस वैक्यूल इज नाउ कॉल्ड एज व्हाट? इट इज कॉल्ड एज अ फूड वैक्यूल। इस वैक्यूल को क्या कहा जाएगा? इस वैक्यूल को फूड वैक्यूल कहा जाएगा। अब इस फूड वैक्यूल के पास लाइसोसोम आएगा और फूड के डाइजेशन में मदद करेगा। तो ऐसे वैक्यूल को, जो कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में फूड के इंजेस्टमेंट के टाइम पर बन रहे हैं, जब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ने फूड को इंजेस्ट किया है, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लिया है, उस टाइम पर जो वैक्यूल बन रहा है, ये वैक्यूल कहा जाता है फूड वैक्यूल। और स्टार लगा के मेरी बात ध्यान लगाकर लिखेंगे, फूड वैक्यूल इज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर। Food vacuole is a temporary structure formed only when the food is ingested. जब खाने को ingest किया है, सिर्फ उसी टाइम पर ये वैक्यूल बनेगा। जब फूड बॉडी के अंदर नहीं है तो फूड वैक्यूल नहीं रहेगा। सो दिस टाइप ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज फूड वैक्यूल। एंडोसाइटोसिस, वेरी गुड। अमीबा भाई साहब हैं ये, वेरी गुड। क्लियर है यहां तक बात सारी? कोई डाउट नहीं है? सो दिस इज फूड वैक्यूल। नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड एज contractile vacuole. Next type of vacuole is called as contractile vacuole. Now this contractile vacuole, it is also seen in case of protists living in
इट इज ऑल्सो सीन इन केस ऑफ प्रोटिस्ट लिविंग इन केस ऑफ फ्रेश वाटर। ऐसे प्रोटिस्ट जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं उनके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो है इट functions just as our kidney। ये किडनी के जैसे काम करता है। सो बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज फंक्शनिंग जस्ट लाइक आवर किडनी एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मो रेगुलेशन। तो अमीबा की बॉडी के अंदर या किसी भी प्रोटिस्ट के अंदर जब बहुत ज्यादा वाटर कलेक्ट हो जाता है तो ये वाटर इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में जाता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल स्क्वीज होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सेसिव पानी को बॉडी से बाहर निकाल देता है। इसीलिए जो प्रोटिस्ट फ्रेश वाटर में रहते हैं वो सरवाइव कर पाते हैं। एक चीज याद रखना बच्चों, एनिमल किंगडम में, ठीक है, या प्रोटिस्ट्स में किसी के पास भी सेल वॉल नहीं है। तो एक्सेसिव पानी अगर अंदर आएगा तो सेल बर्स्ट हो जाएगा। ये एनएससी जेएस का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। 2016, 2017, 2018 में लगातार क्वेश्चन पूछा था कि अगर हम एक आरबीसी को फ्रेश वाटर में डालेंगे तो क्या होगा। एक पॉइंट के बाद आरबीसी बर्स्ट हो जाएगी क्योंकि बाहर से पानी आरबीसी के अंदर आता चला जाएगा और एक लिमिट के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीटली स्ट्रेच होने के बाद बर्स्ट हो जाएगी। वेरएज प्लांट सेल को अगर आप फ्रेश वाटर के अंदर डालोगे तो वो फूलकर मोटा हो जाएगा, बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि उसके पास वैक्यूल प्रेजेंट है, क्योंकि उसके पास एक सेल वॉल प्रेजेंट है जो कि उसकी टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है। पर ये चीज एनिमल सेल में नहीं होती। तो अब उन एनिमल्स के बारे में सोचो या उन ऑर्गेनिजम्स के बारे में सोचो जो फ्रेश वाटर में रह रहे हैं और उनके बाहर एक सेल वॉल भी नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटिस्ट्स में जो प्रोटोजोअन्स आते हैं, है ना, यहां पर प्रोटोजोअन्स जो हैं, इन प्रोटोजोआ में कौन आता है? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम। ये सारे ऑर्गेनिजम्स बेचारे, इनके पास सेल वॉल है ही नहीं और ये बेचारे फ्रेश वाटर में रह रहे हैं। तो इनको तो पटाखों के जैसे फट फट ऐसे मर जाना चाहिए, पर ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो नेचर ने इनको सिंगल सेल तो रखा पर इनको एक कैपेसिटी दे दी कि इनकी बॉडी के अंदर एक वैक्यूल प्रेजेंट है। दैट वैक्यूल इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और वो क्या करता है? एक्सेसिव पानी को रिसीव करता है, स्क्वीज होता है और पूरे एक्सेसिव पानी को अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है, स्क्वीज होता है, तब उसको बोला जाता है, तब उसे बोला जाता है सिस्टोल। सिस्टोल के टाइम पर कॉन्ट्रैक्शन होगा और डायस्टोल के टाइम पर रिलैक्सेशन होगा। यानी जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिलैक्स कर रहा है तो उसके अंदर आराम से पानी भर रहा है और जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक्सेसिव पानी को अपनी बॉडी से बाहर निकाल रहा है। सो ऐसे वैक्यूल को बायोलॉजी के शास्त्रों में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बोला गया है। और भक्तजनों, मेरी बात स्टार लगाकर लिखो, इट इज अ परमानेंट स्ट्रक्चर, it is a permanent structure in case of protozoans, living in fresh water। ठीक है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोअन्स के केस में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक परमानेंट स्ट्रक्चर है। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? सिस्टोल और डायस्टोल, लाइजोसोम का क्वेश्चन तो कल बताऊंगी और नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बेटा सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स करना। तो जब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल रिलैक्स होगा उसके अंदर पानी भरेगा, जब वो स्क्वीज करेगा तो एक्सेसिव पानी को बॉडी के बाहर निकाल देगा। ठीक है आशिम, क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्लास खत्म करने से पहले नेक्स्ट वैक्यूल पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल।
अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान लगाकर पढ़ा है तो जहां पर प्रोकैरियोट्स दे रखा है यूकैरियोटिक सेल से पहले, जितना मुझे याद है राइट हैंड साइड पेज पर लास्ट लाइन जहां पर प्रोकैरियोट्स खत्म हो रहा है वहां पर चुपके से एनसीईआरटी ने एक लाइन चिपका दी है, दैट प्रोकैरियोट्स आल्सो हैव अ वैक्यूल व्हिच इज कॉल्ड एज गैस वैक्यूल। सिर्फ एक लाइन में एनसीईआरटी ने इसको खत्म कर रखा है, तो वही मैं आपको डिटेल समझा रही हूं कि ये जो गैस वैक्यूल है they are present in case of prokaryotes, ठीक है। एक कोई वेल डिफाइंड ऑर्गेनेल नहीं है, वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन नहीं है, ठीक है। एक वैक्यूल है जिसके अंदर एक खाली जगह है जिसके अंदर क्या भरी हुई है, गैस फिल्ड है। सो इट कंसिस्ट्स ऑफ गैस and helps in maintaining buoyancy। that means ये प्रोकैरियोट्स को फ्लोट करने में मदद करते हैं। स्पेसिफिकली कौन से प्रोकैरियोट्स, जो कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। दे आर मेनली सीन इन केस ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी, दे आर ऑल्सो सीन इन केस ऑफ पर्पल बैक्टीरिया, ठीक है। इनके केस में ये जो गैस वैक्यूल है वो प्रेजेंट है, मेनली ये ब्लू ग्रीन एल्गी की केस में प्रेजेंट है, और ये क्या करता है, इनको फ्लोट करने में मदद करता है। क्या ये पॉइंट यहां पर समझ में आ गया है, क्लियर है? तो यहां पर वैक्यूल भी अपना खत्म हो जाता है। वी आर डन विद दी वैक्यूल पार्ट ऑल्सो, ठीक, वी आर डन विद दी वैक्यूल पार्ट ऑल्सो। So next class when we will meet, we will talk of mitochondria and plastid। मेरे ख्याल से ये दोनों अपने नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएंगे। That means we'll talk of double membrane बाउंड सेल ऑर्गेनेल, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ लिख लो आप यहां पर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक। सो नेक्स्ट क्लास विल टॉक ऑफ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। और अपकमिंग वीक में मैं डेफिनेटली एक्स्ट्रा क्लास रखूंगी, क्योंकि मैं इस वीक में इस चैप्टर को खत्म करना चाहती हूँ। आज ट्यूसडे है, सो 2 क्लासेस तो मेरी शेड्यूल्ड है, और एक और क्लास आई विल लेट यू नो थ्रू द टेलीग्राम चैनल और थ्रू वाईटी अपडेट। मैं आपको बता दूंगी कि नेक्स्ट क्लास अपन कैसे प्लान करेंगे, बट इस वीक में इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, क्योंकि अभी माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड बचा है, राइबोसोम बचा है, न्यूक्लियस बचा है, सीलिया फ्लैजिला का सेक्शन बचा है, तो चैप्टर अभी काफी बचा है स्टूडेंट्स। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में इसे खत्म करेंगे। कल मैं आपको ELP दे दूंगी, और यहां तक आप आराम से पढ़ो। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करो। मैम ड्रिंक वाटर, आप हमारे लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, थैंक यू। स्टडी मटेरियल ड्राइव पर, ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास वील डिस्कस अबाउट दीज 2 टॉपिक्स, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप उसे मेंशन करना, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी, और एक्स्ट्रा क्लास जरूर रखेंगे। तब तक आराम से पढ़ते रहो। अब आपकी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, स्टे हाइड्रेटेड, गर्मी से बच के रहना, बहुत गर्मी हो रही है। All the best, let's crack it.